बहुत बड़ी सफलता इंडिया ब्लॉक की है कि वो जनता को ये बताने में सफल हुए हैं कि ये जो भाजपा है वो संविधान को नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अब जनता को कन्विंस करना भाजपा के लिए आसान नहीं रहा है। पूरे देश में उसके खिलाफ एक हवा है, उसके खिलाफ बात हो रही है। नरेंद्र मोदी में अब वो बात नहीं रह गई है। जो शहीद है उसके माता पिता का ये कहना कि हमें मिलना चाहिए सब, उसे नहीं मिलना चाहिए, ये उन्हें अपनी पीड़ा तो दिख रही है, लेकिन उस युवा जो एक लड़की है उसकी पीड़ा नहीं दिख रही है। ये जो समाज है पहले उसे हीरो बना रहा था, अब उसके पीछे कहीं ना कहीं पूरा सोशल मीडिया पड़ा हुआ है। तो समाज को भी समझदार बनने की ज़रूरत है। समाज शिक्षक विरोध कर रहे हैं, लेकिन हालांकि सरकार ने वो निर्णय वापस ले लिया है डिजिटल अटेंडेंस का। सरकार ने वो निर्णय वापस ले लिया, लेकिन शिक्षकों को मुझे नहीं लगता इस पर इतना परेशान होने की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर मैं समय से स्कूल जा रहा हूँ तो मुझे डिजिटल अटेंडेंस से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ टीवी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख खबरों के बारे में जो इस सप्ताह में काफ़ी सुर्खियों में रही हैं, और इन खबरों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं इंडस न्यूज़ टीवी के सह संपादक और उत्तर प्रदेश हेड संतोष साग जी। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी अनुभव, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आज आ चुके हैं। इसमें इंडिया गठबंधन ने ज़्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं कहीं ना कहीं भाजपा पिछड़ा हुआ पिछड़ी नज़र आई है। तो आप इन चुनाव के परिणामों को कैसे देख रहे हैं? देखिए 10 जुलाई को ये उपचुनाव हुआ था, और इस उपचुनाव में देश की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें ऐसी सीटें हैं जिस पे कई जगह प्रत्याशी जो हैं वो सांसद बन गए हैं। कई ऐसी सीटें हैं जहाँ के प्रत्याशी जो उनका देहांत हो गया है। तो इन सीटों पर चुनाव आयोग ने 10 जुलाई को चुनाव कराया था। आज इनकी काउंटिंग हो रही है, इनके जो परिणाम है वो सामने आ रहे हैं, और ज़्यादातर सीटों पर काउंटिंग चल रही है। लेकिन हाँ, स्थिति साफ हो चुकी है अधिकतर सीटों पर, और इंडिया ब्लॉक जो है, इंडिया गठबंधन जो है, उसने लगभग 13 में 9 सीटें लगभग जीत ली हैं। जो परिणाम है वो आए हैं और इतना आगे चल रहे हैं कि उनकी जीत मानी जा सकती है। तो लगभग उन्होंने ये सीटें जीत ली हैं, और ये एक बड़ी जीत है इंडिया गठबंधन की। 4 सीटें इसमें कांग्रेस ने जीत ली हैं, 4 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने, टीएमसी ने बंगाल में जीत ली हैं, और इसमें ऐसी 2-3 सीटें ऐसी हैं जो पहले भाजपा के पास थी, जो इस समय तृणमूल कांग्रेस ने जीत ली हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है इंडिया गठबंधन के लिए। उनका कहीं ना कहीं हौसला भी बढ़ेगा इससे, और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सिर्फ 2 सीटें जीत पाई है। तो इसका सबसे बड़ा कारण अगर मैं देख रहा हूँ तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं देख रहे हैं आप कि 10 साल से सत्ता में है, तो 10 साल से वो उतना डिलीवर नहीं कर पाए हैं, उतना जनता के लिए नहीं कर पाए हैं जो जनता चाह रही है। जैसे जनता से वो जब वो सरकार में आए थे तो वो चाहते थे गरीबों का कल्याण करेंगे, गरीबों के लिए करेंगे। तो उन्होंने गरीबों के कल्याण का मतलब गरीबों को राशन देना, गरीबों को बिल्कुल पर आश्रित कर देना लगाया है। लेकिन अब जो आम व्यक्ति है उसके समझ में आ रहा है कि राशन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उसके बच्चे की शिक्षा है, उसके जो अधिकार हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और विपक्ष कहीं ना कहीं ये समझाने में भी सफल हुआ है कि भाजपा जो है संविधान पर अटैक कर सकती है। तो ये बहुत बड़ी सफलता इंडिया ब्लॉक की है कि वो जनता को ये बताने में सफल हुए हैं कि ये जो भाजपा है वो संविधान को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि भाजपा भी कोशिश कर रही है इस ये जो विपक्ष के द्वारा उन पर आरोप लगाया जा रहा है इससे बचने की। जैसे उसने अभी संविधान हत्या दिवस मनाया जो इमरजेंसी की बात करते हुए, तो जिसका विरोध हुआ विपक्ष की तरफ से। लेकिन अब जनता को कन्विंस करना भाजपा के लिए आसान नहीं रहा है। पूरे देश में उसके खिलाफ एक हवा है, उसके खिलाफ बात हो रही है। नरेंद्र मोदी में अब वो बात नहीं रह गई है, क्योंकि उन्होंने प्रचार करके प्रसार करके बहुत सारा जो अपना प्रचार प्रसार करके पैसा लगा के अपनी इमेज तो बिल्ड कर ली है, लेकिन अल्टीमेटली जनता क्या चाहती है कि उसका कल्याण। जैसे आप देख रहे हैं महंगाई बहुत है, आप खुद महसूस कर रहे हैं महंगाई बहुत है, शिक्षा महंगी होती जा रही है, लोगों को इलाज जो है महंगा होता जा रहा है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो रहा है, किराया बढ़ता जा रहा है। तो अब ये जो आम मुद्दे हैं वो हावी होते जा रहे हैं, और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन ने ज़्यादा सीटें जीती हैं और भाजपा सिर्फ 2 सीटें जीत पाई है इस वाई इलेक्शन में। तो भाजपा मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके बारे में विचार करेगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो परिस्थिति रह नहीं गई है कि भाजपा कमबैक कर पाए, क्योंकि अभी हरियाणा में भी चुनाव होने वाले हैं जिसकी भाजपा तैयारी भी कर रही है। कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो इसके बाद क्या हुआ है, भाजपा पिछड़ गई है, और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो ये इलेक्शन तो कहीं ना कहीं एक भाजपा के लिए एक मैसेज देता हुआ दिख रहा है, और उसे सोचना चाहिए अपने काम पर। और इंडिया गठबंधन को जनता के लिए कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन कोई जीता नहीं है, ये भाजपा की हार है, इंडिया गठबंधन की जीत नहीं है।
तो उन्हें भी ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ, और जिन मुद्दों की उन्होंने बात की थी, जातीय जनगणना की बात की थी और जो भी बातें की थी उन पर बात करनी चाहिए। तो सर एक और बहुत बड़ी खबर थी जिस पर हम पहले भी आपसे टॉपिक पर बात कर चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में LLB के सिलेबस में मनुस्मृति को पढ़ाए जाने को लेकर फैसला वापस ले लिया गया है, तो आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, मनुस्मृति को पढ़ाने का निर्णय इतना गलत, इतना गंदा निर्णय था। मनुस्मृति कोई किताब नहीं है, बल्कि एक कचड़ा है जो भारत के 85 से 90% लोगों के अधिकार छीनती है, उन्हें नीचा बनाती है, उन्हें गुलाम बनाती है, उन्हें द्वितीय स्तर का नागरिक घोषित करती है। अर्थात मनुस्मृति में कहीं ना कहीं जाति वर्ण व्यवस्था है जो जातियों को विभिन्न वर्णों में रखती है और क्रमिक ऊंच नीच बनाती है। तो इसे पढ़ाने का निर्णय इतना असंवैधानिक था, इतना गलत निर्णय था कि ये वापस तो लेना ही था। लेकिन अब देश के लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो कौन लोग थे जिनकी इतनी हिम्मत पड़ गई कि वो ये चर्चा भी कर रहे थे, इस तरह की मांग उन्होंने रख कैसे दी। और कहीं ने जो एक दिल्ली विश्वविद्यालय के एडहॉक के टीचर और वहीं के स्टूडेंट हैं मयंक यादव, उन्होंने भी इसका विरोध किया था अपने फेसबुक पर। उन्होंने बहुत इस पर आपत्ति जताई थी और देश के पिछड़े वर्ग के बहुत से बुद्धिजीवियों ने इस पर लिखा है। मयंक यादव खुद उस डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे, उन्होंने उनका फेसबुक पोस्ट भी अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। उन्होंने आपत्ति जताई थी और वो उसी डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे। तो उन्होंने खुद ही लिखा कि इसमें कोई भी OBC SC ST का व्यक्ति शामिल नहीं था। ये जो निर्णय था कहीं ना कहीं तथाकथित ब्राह्मणवादी टीचर्स के द्वारा, खासकर ब्राह्मण टीचरों के द्वारा लेने की कोशिश की गई, जिन्हें मनुस्मृति में अपनी जो श्रेष्ठता है वो दिखती है और वो अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए इसे लागू करना चाहते थे। इसे वापस ले लिया गया और ये वापस होना ही था, आज नहीं तो कल होता। हम लोगों ने भी इसका विरोध किया था और देश के शिक्षक संघों ने विरोध किया था। जैसे मैंने एक टीचर का नाम बताया, मयंक यादव, उन्होंने विरोध किया था और भी बहुत सारे लोग, पिछड़े वर्ग के सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो ये निर्णय वापस हो गया, अच्छी बात है। लेकिन एक हमें सचेत होके एक हमें चेतना भी देके गया है कि अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे, अगर इस देश के पिछड़े दलित आदिवासी जागरूक नहीं रहेंगे तो उनके खिलाफ कभी भी यहाँ के जो अपर क्लास जो शोषक वर्ग है वो अभी अपने जातिवाद भूले नहीं है। यहाँ का जो शोषक वर्ग है वो अपनी श्रेष्ठता को भूलना नहीं चाहता है, वो उसे रिटेन करने की कोशिश कर सकता है। और वो जो अपनी पोजीशन उसकी थी, वो जो ऊंची पोजीशन थी, वो जो मंदिरों पे तो उसी का कब्जा है, धर्म पे उसी का कब्जा है, अब वो विश्वविद्यालय में भी कब्जा करके बैठा है, वो सिस्टम पे भी कब्जा करके बैठा है। तो कब्जा तो उसका सभी जगह है, लेकिन अब वो दोबारा अपनी वो स्थिति पाने की कोशिश भी कर सकता है जो अंग्रेजों के समय में उसने पा ली थी। अर्थात वो समाज में अपना ऊंचा स्टेटस तो उसका है ही, लेकिन उसे कानूनी रूप में लाने का प्रयास भी कर सकता है। मनुस्मृति विवाद ये बताता है। तो ये निर्णय वापस हो गया, अच्छी बात है वापस हो गया, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए OBC SC ST को कि ये निर्णय हुआ ही कैसे। और मेरा एक और टेक था कि जिन लोगों ने ये निर्णय करने की कोशिश की उन पर कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। उनकी हिम्मत कैसे पड़ी ये जो संविधान विरोधी निर्णय पास करवाने का कोशिश करने की, तो वो कौन लोग थे? उन पर वाइस चांसलर ने कोई कार्रवाई नहीं की, जो एक बहुत ही गलत है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। और ये एक दिखाता है कि यहाँ के जो वंचित तबके हैं वो कितने कमज़ोर हैं। अभी वो इस स्थिति में भी नहीं है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करवा पाएँ जो उनके खिलाफ निर्णय करने की कोशिश करते हैं। और मनुस्मृति जैसे असंवैधानिक, एक मानवता विरोधी, समता विरोधी ग्रंथ को, जो एक कम से कम 600 सालों तक भारत के लोगों को एक अमानवीय जीवन जीने के लिए, जिसने कहीं ना कहीं अमानवीय जीवन जीने के लिए मजबूर किया, उसे लागू करने की कोशिश, ये बहुत ही दुखद थी और ये वापस हुआ, अच्छी बात है। जी सर, एक और बहुत बड़ी खबर है कि जो अभी काफ़ी सुर्खियों में भी रही थी, शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह जी के माता पिताओं ने अभी एक बयान दिया था जिसमें उनकी बहू को लेकर कहा गया था कि बहुएं जो हैं वो भाग जाती हैं, घर से भाग जाती हैं। जो सरकार से उन्होंने कहा था कि जो आर्थिक सहायता है शहीद होने के बाद उनके माता पिताओं के बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। तो आप उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं और सरकार की जो प्रक्रिया है, क्रिया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस पर जैसा कि मीडिया में आया, मैं उसके आधार पर कुछ बातें ज़रूर कह सकता हूं। बाकी किसी को अधिकार नहीं है, जैसे कि लोग सोशल मीडिया पर उनके जीवन में दखल दे रहे हैं। विधवा जो पत्नी है वो पहले ही इतने अवसाद में, उस पर टिप्पणियां जिस तरह की जा रही हैं, तो मुझे लगता है इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन सबसे दुखद पक्ष ये है कि उस लड़के की जो शहीद है अंशुमन, उसकी माँ ने जो अपनी बहू पर टिप्पणी की कि लड़कियां भाग जाती हैं, तो ये बहुत ही
कहीं ना कहीं गलत टिप्पणी है। और बाकी जो कानून की आप बात कर रहे हैं कि कानून में सुधार होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से अगर एक व्यक्ति शहीद हुआ तो एक पत्नी जो उसकी थी, सबसे पहला अधिकार तो उसका ही रहता है। बिल्कुल। तो अगर उसकी पत्नी को सरकार ने पैसे दिए हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं किया, कीर्ति चक्र देके भी गलत नहीं किया, लेकिन उसके माँ बाप को भी कुछ ना कुछ सहायता देनी चाहिए, कानून में ऐसा प्रबंध करना चाहिए। लेकिन ये कहना कि पत्नी का अधिकार नहीं है, एक आप देख रहे हैं 26-27 साल की लड़की जिसने अपने पति को खो दिया है, उसका अधिकार कैसे नहीं है? उसने उस व्यक्ति के साथ जीवन जीने की कसमें खाई थी और उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है। तो जो शहीद है उसके माता पिता का ये कहना कि हमें मिलना चाहिए सब, उसे नहीं मिलना चाहिए, ये उन्हें अपनी पीड़ा तो दिख रही है, लेकिन उस युवा जो एक लड़की है उसकी पीड़ा नहीं दिख रही है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार ने कोई उसे जो कीर्ति चक्र दिया है और उसे जो पैसे दिए हैं उसमें कुछ गलत निर्णय किया है। हालांकि माँ बाप को भी ऐसा कोई प्रबंध करना चाहिए उसमें, जो निकटतम संबंधी हैं उसके कानून में, कि अगर कोई लड़का शहीद हो जाता है तो उसके माँ बाप को भी कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता दी जाए। और जिस तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं परिवार की तरफ से, वो कभी भी शोभा नहीं देती हैं। परिवार की तरफ से ये भी कहा गया कि हमने अपने छोटे बेटे से कहा कि छोटे बेटे से उसकी शादी कर देंगे। तो अच्छा है उन्होंने ये सुझाव दिया, अगर वो नहीं करना चाहती है, अपने घर चली गई है, तो इसमें उन्हें परेशान नहीं होना चाहिए। वो अगर कहीं शादी करना चाहे अभी, तो मुझे नहीं लगता करना चाहेगी, क्योंकि जो अभी 10 दिन पहले इतना गलत, जिसके साथ इतना बुरा हादसा हुआ है, उसके मन पर क्या गुजर रही होगी। उभरने के लिए काफ़ी उभरने के लिए उसे समय चाहिए, लेकिन हम उसे किस तरह से ले रहे हैं। ये जो समाज है, पहले उसे हीरो बना रहा था, अब उसके पीछे कहीं ना कहीं पूरा सोशल मीडिया पड़ा हुआ है। तो समाज को भी समझदार बनने की ज़रूरत है। समाज समझदार होता नहीं है एक्चुअल में, लेकिन समझदार लोगों को समझदार बनने की ज़रूरत है। उसके परिवार के लोगों को टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। हाँ, कानून में सुधार की मांग करनी चाहिए, कानून में जो भी सुधार कर सकते हैं तो कानून पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन किसी के चरित्र पर टिप्पणी करना कि बहुएं भाग जाती हैं, तो ये मुझे बिल्कुल मतलब सही नहीं लगा। उनकी माँ का जो, शहीद की माँ की जो टिप्पणी थी, ये बिल्कुल ही कहीं ना कहीं बहुत ही निचले स्तर की थी। और बिल्कुल पत्नी का पहला अधिकार है, अगर कोई भी शहीद हो जाता है तो हाँ, उसमें माँ बाप का भी अधिकार है, उन्हें भी कुछ ना कुछ सरकार को देना चाहिए। पत्नी को एक हिस्सा दे, माँ बाप को भी एक हिस्सा दे, लेकिन ये कहना कि पत्नी का अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और जो शहीद होता है उसे अपना नॉमिनी, कोई भी सैनिक बनता है तो अपना नॉमिनी खुद चुनता है। वो अपने खुद ही बताता है कि अगर मैं शहीद हो जाऊँ तो मेरा नॉमिनी कौन होगा, मेरी जो चक्र है, मेरा जो सम्मान है, उसका हकदार कौन होगा, वो बताता है। तो ऐसा नहीं है कि जो अंशुमन है उसने ही लिखवाया अपनी पत्नी का नाम। तो ये कहना कि नहीं पत्नी हकदार नहीं है या उस पर इस तरह की टिप्पणी करना कहीं से सही नहीं है। और इसमें सरकार को विचार करना चाहिए कानून में क्या सुधार हो सकता है। सर, एक और बहुत बड़ी खबर है कि अभी उत्तर प्रदेश में शिक्षक लगातार डिजिटल जो अटेंडेंस है उसका विरोध कर रहे हैं और सरकार भी इस पे पीछे हटने को राजी नहीं है। और जहाँ तक ये लगातार कहा भी जा रहा है सरकार द्वारा कि अगर शिक्षकों की जो अटेंडेंस है वो 3 दिनों तक नहीं लगती है तो उनका वेतन काटा जाएगा। तो इस पर आपका क्या कहना है, क्या शिक्षकों का विरोध करना ठीक है या सरकार का फैसला ये लेना ठीक है? देखिए, ये भी बहुत जटिल मामला है। जहाँ तक शिक्षकों की बात है तो मुझे लगता है कि अब अधिकतर शिक्षक समय से पहुँचने लगे हैं। पहले बहुत बुरी स्थिति थी, लेकिन अभी जो उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था है उसमें बहुत सारे युवा आए हैं, तो युवा कहीं ना कहीं ज़्यादा जागरूक है, अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है। जो युवा शिक्षक है वो स्कूल जा रहा है। हालांकि अभी जो शिक्षा का स्तर होना चाहिए वो प्राइमरी स्कूलों में नहीं है, तो उसमें सुधार की कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए। लेकिन आप जिसकी बात कर रहे हैं कि शिक्षक विरोध कर रहे हैं, लेकिन हालांकि सरकार ने वो निर्णय वापस ले लिया है डिजिटल अटेंडेंस का, सरकार ने वो निर्णय वापस ले लिया। लेकिन शिक्षकों को मुझे नहीं लगता इस पर इतना परेशान होने की ज़रूरत थी, क्योंकि अगर मैं समय से स्कूल जा रहा हूँ तो मुझे डिजिटल अटेंडेंस से क्या प्रॉब्लम हो सकती है जी। हालांकि सरकार को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सरकार को शिक्षकों को इस तरह से ट्रेंड करना चाहिए कि उनके मन में एक भाव हो कि वो बच्चे के प्रति समर्पित हों। देख, क्योंकि अगर मैं कितनी भी अच्छी व्यवस्था कर लूँ, अगर जो मेरा वर्कर है उसके मन में काम करने की भावना नहीं है तो मैं आपको घेर के दिन भर बैठा हूँ, लेकिन अगर आप में भावना ही नहीं है काम करने तो आप क्या करोगे? सही बात। लेकिन अगर आपके मन में भाव है तो आप 2 घंटे में 8 घंटे में जो आप नहीं पढ़ाओगे वो 2 घंटे में पढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो लगन है क्या कि इतने पढ़े लिखे, इतने ज़्यादा एजुकेटेड लोग प्राइमरी शिक्षा में आ रहे हैं, तो समस्या यहाँ पर है।
हमें चाहिए कि हम शिक्षकों को उसी स्तर के शिक्षक लाएं प्राइमरी शिक्षा में। जैसे हम ला रहे हैं बीटेक पीएचडी, ये लोग प्राइमरी शिक्षा में आ जा रहे हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं खुद फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। इन्हें लगता है मैं तो बड़ा डिजर्व करता था, मैं यहाँ आ गया। तो यहाँ पर जो डिजिटल अटेंडेंस है उससे बहुत ज़्यादा शिक्षकों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उससे बहुत ज़्यादा कुछ बदलने वाला भी नहीं था कि डिजिटल अटेंडेंस सरकार कर देती तो शिक्षक कोई बहुत बड़ा काम कर देते। क्योंकि अगर इमोशन नहीं है, अगर भावना जुड़ी हुई नहीं है मेरी अपनी व्यवस्था के साथ, मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उनके साथ मेरा इमोशन अटैच नहीं है, तो आप मुझे कितना भी घेर के बिठा लो, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो सरकार को जी कुछ इस तरह की मॉरल ट्रेनिंग, कुछ इस तरह की नैतिक ट्रेनिंग दी जाए, कुछ इस तरह की इमोशनल ट्रेनिंग दी जाए, कुछ इस तरह की जिम्मेदारियों की ट्रेनिंग दी जाए, कुछ लीडरशिप की ट्रेनिंग्स उन्हें दी जाएँ। और जो शिक्षक हों, जो बीटीसी हो, वो कहीं इंटर के बाद ही हो। इंटर के बाद 3 साल पढ़ने के बाद जो शिक्षक है उसे बनाया जाए। ये नहीं कि इतने बड़े बड़े लोग आ जा रहे हैं वहाँ पे जिनका मन ही नहीं है, जो खुद ही फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि मैं क्यों प्राइमरी में पढ़ाऊँगा। कई बार ऐसे लोग दूसरी जगह भेज दिया रहे हैं जिन्हें वहाँ की भाषा ही नहीं आती है। तो ये जो डिजिटल अटेंडेंस का निर्णय था सरकार का, इससे कोई बहुत ज़्यादा बदलने वाला नहीं है। ये वापस भी हो गया है जब तक शिक्षक के मन में नहीं होगा। तो शिक्षक को उस तरह से ट्रेंड करना चाहिए। हाँ, और भी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे हमारे अधिकारी होते हैं जो वहाँ पहुँचते हैं, अधिकारी उसका रिव्यू करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि अब शिक्षक स्कूल जाने लग गए हैं, तो अगर ये निर्णय लागू भी हो जाता, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। और जो शिक्षक लेट आ रहे हैं, या इनका कोई और इवोल्यूशन सिस्टम बनाना चाहिए कि उनके स्कूल के कितने बच्चे किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, कोई और ऐसा सिस्टम ढूंढना चाहिए। डिजिटल अटेंडेंस तो की जा सकती है, उससे कुछ बहुत बदलने वाला नहीं है। तो डिजिटल अटेंडेंस का एक लड़ाई थी, विरोध और समर्थन था, इसका बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। हालांकि सरकार ने ये वापस ले लिया, विपक्ष इसमें कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया था। तो सरकार का अगर इतना बुरा निर्णय भी नहीं था ये, लेकिन इससे कुछ बदलने वाला भी नहीं था। तो सरकार को कहीं और विचार करने की ज़रूरत है, अपनी जो कमियां उसे ढूंढने की ज़रूरत है, तब प्राइमरी शिक्षा सुधरेगी। और प्राइमरी शिक्षा में एक और चीज़ होने की ज़रूरत है कि शिक्षक जो है वो खुद अपने बच्चों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा रहे। आपने देखा कि एक शिक्षक है, वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने जा रहा है, लेकिन उसका बच्चा ही वहाँ नहीं पढ़ रहा, मतलब उसे अपने स्कूल पे खुद नहीं भरोसा है। आप देखते हैं ज़्यादातर सरकारी कर्मचारियों के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, बड़े प्राइवेट। इसका मतलब सरकारी कर्मचारी को अपनी व्यवस्था पे खुद ही भरोसा नहीं है। ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनके बच्चे खुद ही अपनी व्यवस्था में अपने स्कूलों में नहीं पढ़ते, इन पर आप कैसे भरोसा कर सकते हैं? तो इस तरह की व्यवस्था करने की जरूरत है कि हर सरकारी कर्मचारी का बच्चा और हर नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। बिल्कुल, अगर ये व्यवस्था हो जाएगी, अगर शिक्षक का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा होगा, तो शिक्षक को अपने मन से लगेगी कि मेरा बच्चा भी उस स्कूल में पढ़ रहा है, यहाँ किसी के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो एक दूसरे के दर्द को समझेंगे। अभी वो क्या है, उन्हें सैलरी मिल गई, अपने बच्चे को ही वहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं, उनका सिर्फ इतना उद्देश्य है कि उन्हें सैलरी मिल जाए, सैलरी के लिए काम कर रहे हैं। उनका ये कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि देश का निर्माण करना है, या मैं जिस गांव में बच्चों को पढ़ाने आ रहा हूँ वहाँ पे बच्चा कुछ पढ़ के निकल जाए, वहाँ के पेरेंट्स भी कम नहीं है। तो पूरी व्यवस्था इस तरह से ध्वस्त पड़ी हुई है, सब पूरा व्यवस्था का ऐसी तैसी हुई है। तो मंत्री जो है वो भी डेडिकेटेड नहीं है। तो डेडिकेटेड मंत्री हों, सरकारी कर्मचारियों के, मंत्रियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें, तो ये डिजिटल अटेंडेंस की ज़रूरत भी नहीं किसी की नहीं है। ये खुद ही पहुंचेंगे वहाँ पढ़ाने, खुद ही जाएंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि इनका बच्चा ही वहीं पढ़ रहा है। तो ये सब हो जाएगा तो बहुत कुछ बदल सकता है। बाकी तो ये बहुत बड़ा इशू है, कभी डिटेल से बात करेंगे। जैसे आज के लिए तो सर सिर्फ इतना ही। आगे हम और अहम मुद्दों पर वीडियोस लेकर आएंगे और आपसे बात भी करेंगे, कहीं ना कहीं जो भी रहेंगे। फिलहाल आपने जो सप्ताह में जो सुर्खियों में रही कुछ खबरें रही हैं, उनके बारे में विस्तार से बताया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं सर की जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। यदि यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम मिलते हैं आपको ऐसी ही अन्य किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी। इंडस न्यूज़ टीवी के लिए मैं अनुभव सक्सेना, नमस्कार, धन्यवाद।